नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भारत मंडपम में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष वी नारायण मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपको बता दें, इस बार थीम आर्यभट्ट के आपको गगनयान तक अतीत में आत्मविश्वास और भविष्य के संकल्प दोनों को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि नेशनल स्पेस डे युवाओं के उत्साह और विज्ञान के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देगा और देश के लिए गर्व की बात है। और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, वो जो पल थी, जो अनुभूति थी, वो शब्दों से परे है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भवन वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी टीम के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में हरियाणा भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। देखिए, स्वर्ण जयंती वित्त भवन संस्थान ये इसका आज उद्घाटन हुआ है और इसका बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें सब फैसिलिटीज हैं। इस वित्त संस्थान के माध्यम से अगर हमारी वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत,
2047 विकसित हरियाणा ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से वो सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की वो बनेंगी। उसके लिए और उससे अलग इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं। ये हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर जमाना बदलता रहता है। उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो इसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ मिलेगा। मैं इस आज उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और आज जब भवन का उद्घाटन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर 2 विभागों आज अधिकारी भी बैठे हैं और कुछ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हमारे सभी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हमारे सभी CMOs हैं, PMOs हैं और PMO के साथ साथ हमारे ADCs जुड़े हुए हैं और DC सभी डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं कि हम स्वच्छता को लेकर कि आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा के हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता में, कि उसको लेकर के आज सारी योजना बनी है, उसके ऊपर काम चालू वो गति से होगा, ताकि हमारा हर शहर सुंदर और स्वच्छ हो, ग्रीनरी से वो भरपूर हो। और मैं जो हमारे RWO के जो सभी पदाधिकारी हैं, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो भी इस स्वच्छता के अंदर जैसा प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक प्रगतिशील कदम है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया है और अब इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा। मेघवाल ने बताया कि विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती तो वह 31वें दिन पद पर नहीं रह पाएगा। उन्होंने विपक्ष के तहत इस विधेयक के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा है। वो बिल जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश कर दिया और वो अभी हमारी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको जाएगा। उस बिल में ये प्रावधान है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या इवन प्रधानमंत्री किसी अपराध में सजा पाते हैं, 5 या 5 से अधिक वर्ष का कोई अपराध है उन्होंने किया और सजा पाते हैं और 30 दिन तक कोई जमानत नहीं मिलती है कोर्ट से, तो 31वें दिन स्वतः वो इस पद पर नहीं रहेंगे। ये तो बहुत एक शानदार मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका तो समर्थन करना चाहिए। अपोजिशन ने इसका विरोध किया, इसका मतलब क्या? चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे, साथ ही वहां पहुंच वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। श्री सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति श्री पवन त्रिपाठी जी, विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी और इस वार्ड के पार्षद श्री बरकत अली जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम के सभी पार्षदगण, इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले
एक साथ 2 कल्याण मंडपम गोरखपुर के नागरिकों के लिए आज समर्पित किए जा रहे हैं, जिसमें एक बाबा गंभीरनाथ नगर मानबेला में और दूसरा राप्ती नगर विस्तार के पीरू शहीद में ये 2 कल्याण मंडपम सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, शादी ब्याह के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, कोई बैठक है, कोई सभा करनी हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, और हो सकता है कि कभी रवि किशन आपको दावत पे ही बुला लें उन सभी क्षेत्रों में। तो इसलिए ये सब कल्याण मंडपम आपको यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि आपको रामगढ़ ताल के शीश महल में न जाना पड़े, बल्कि यहीं पर ये सुविधा आपको उपलब्ध हो सके। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, इस उपलब्धि के लिए और इस योजना के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कि उन्होंने, जो गोरखपुर की जनता जनार्दन ने मुझे विधायक बनाया, तो विधायक के रूप में जो विधायक निधि का पैसा मेरे पास आया था, उस पैसे में से 1,86,00,000 रुपया यह मेरी विधायक निधि का पैसा लगा और शेष गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया, जमीन उन्होंने उपलब्ध करवाई और इतना भव्य कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों के लिए शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों की दृष्टि इन्हें उपलब्ध करवा दिया। इसमें जो कार्यक्रम आपके मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए किसी बड़े होटल में महंगे दाम, तो वहीं दिल्ली में आयोजित उद्यमियों और व्यापारियों के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की। उन्होंने कहा कि बार बार चुनावों के कारण न सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी बाधित होती है, बल्कि भारी आर्थिक बोझ भी देश पर पड़ता है। चौहान ने बताया कि बार बार चुनावों में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जो सीधे तौर पर करदाताओं की जेब में जाता है। उनका कहना था कि अगर पूरे देश के साथ चुनाव कराए जाए तो मतदाता सूची से जुड़े विवाद कम होंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। और वोटर लिस्ट के काम में कौन कौन लगता है? सबसे पहले शिक्षक की ड्यूटी। जिनको बच्चों को पढ़ाना है, मास्टर साहब कहां हैं? बोले वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आंगनवाड़ी चलाना है, उनकी ड्यूटी लग गई, वो वोटर ढूंढ रही है। कृषि विभाग का अमला, कृषि विस्तार अधिकारी खेत में नहीं जाते, घर घर जाते हैं, वोटर लिस्ट चेक करना है, बनाना है। कलेक्टर सबकी ड्यूटी लगा देता है, चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। मास्टर क्या, डॉक्टर क्या, और यही नहीं, इंस्पेक्टर भी उसी में लग जाते हैं। वोटर लिस्ट बनाओ। ये हर साल काय को वोटर लिस्ट बनाओ भाई? 5 साल में एक बार चुनाव, एक बार वोटर लिस्ट बनाओ, और फिर वोटर लिस्ट के नाम पे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। हर साल वोटर लिस्ट बने तो हर साल अब झगड़े हो। सारा अमला चुनाव के काम में लग जाता है। और फिर चुनाव आ गए तो पुलिस अगर कहीं चोरी हो जाए और व्यापारी भाई पहुंच जाए कि जरा रिपोर्ट तो लिख लो, बोल नहीं अभी तो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, वहां ड्यूटी लग गई है। डाकू पकड़ने के लिए इंतजार करो, चुनाव खत्म हो जाए तब देखा जाएगा। केंद्रीय पुलिस बल, स्थानीय पुलिस, सबकी ड्यूटी चुनाव में, सब छोड़ दो। खर्चा कितना होता है आप कल्पना कीजिए। और सामान्य तौर पर देखिए, एक नागरिक के नाते 4-4 महीने में चुनाव हो, इन सब चुनाव पे 5 साल में अनुमान लगाया 4.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा होता है।
और अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 7 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ये पैसा आखिर किसका है? ये पैसा जनता का पैसा, टैक्स। आरकॉम और अनिल अंबानी के घर पर शनिवार सुबह 7 बजे से ही छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम ये छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की सीबीआई तलाशी ले रही है। साथ ही अभी तक की जानकारी के अनुसार अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ घर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक से जुड़े धोखाधड़ी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके प्रमोटर निर्देशक अनिल अंबानी के खिलाफ एक कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। बिहार की राजनीति ने नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये कदम सिर्फ विपक्षी दलों के बीच एकता नहीं दिखता, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की दिशा में भी इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है? इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव का शामिल होना वोटर अधिकार यात्रा में बता दें कि विपक्षी खेमे में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रहा है। यह यात्रा सिर्फ वोटरों को जागरूक करने का अभियान नहीं है, बल्कि विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रतीक भी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए यह चुनौती पेश करता है कि विपक्षी एकता किस हद तक प्रभावशाली होगी। नीतीश कुमार की सरकार और उसके सहयोगी दल अब इस स्थिति का आकलन कर रहे हैं। यदि विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए वोट बैंक के लिहाज से चुनौती पेश कर सकता है। नीतीश की नीतियों और विकास मॉडल पर भी अब विपक्ष दल सवाल उठाने की स्थिति में है। इस यात्रा के माध्यम से यह साफ संकेत मिलता है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग और सरकार की प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए तैयार है। वोटर अधिकार यात्रा का मकसद सिर्फ चुनावी मुद्दों को उजागर करना नहीं है, यह युवाओं और आम जनता को उनके वोट के महत्व के प्रति जागरूक करने का अभियान भी है। इस कदम से विपक्षी दलों को जनता के बीच सक्रिय और जिम्मेदार नेतृत्व दिखाने का मौका मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह यात्रा बीजेपी के चुनावी अभियान पर सीधे असर डाल सकती है, क्योंकि विपक्षी मोर्चा जनता में एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि गठबंधन अभी तक सिर्फ प्रतिष्ठात्मक नहीं है, बल्कि यह चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद गंभीर है। वोटर अधिकार यात्रा जनता को विपक्षी दलों की योजनाओं और उनकी प्रतिबद्धता से अवगत करवाएगी। यदि इस यात्रा का संदेश सही तरीके से जनता तक पहुंचता है तो नीतीश कुमार और उनके दल के लिए यह गंभीर चुनौती बन सकती है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की यह एकजुटता बीजेपी और उनके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए विपक्षी दल जनता के बीच अपनी छवि सुधारने और नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर पा रहे हैं। देश का खेल, बिहार का चुनाव, देश का चुनाव, रणनीतिकार, राजनीतिकार एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल और कैसे चुनाव जीता जाए यह रणनीति करते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और एक तरफ प्रशांत किशोर, इन सभी लोगों ने जिस तरह से बिहार के चुनाव को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में एक महिला का अखिलेश यादव पर बयान कि मेरी हत्या हो जाएगी, यह राजनीतिक स्टैंड है। इस स्टैंड को ढंग से ना सोच करके ढंग से सोचा जाए तो ये समझ लीजिए कि वह महिला अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी चर्चा बढ़ाने के लिए, कहीं न कहीं सीट पाने के लिए हर व्यक्ति अपनी जुगत में लगा रहता है। इस दौरान हत्या का कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि कोई राजनीतिक पार्टी आज के परिवेश में जहां कैमरा हो, वीडियो हो, प्रशासन हो, हत्या की सोच भी सकता है। इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले लोग यह जान ले कि अब आरोप भी सस्ता नहीं होगा। इस स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस दिशा में झुकती है। क्या यह यात्रा विपक्षी दलों को चुनाव में वास्तविक बढ़ाव दिलवाएगी या सिर्फ प्रतिनात्मक कदम साबित होगी, यह आगामी महीनों में स्पष्ट होगा। युवाओं के लिए यह यात्रा एक संदेश है, अपने मत का सही उपयोग करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रहना।
अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की भागीदारी इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। वोटर अधिकार यात्रा की यह पहल युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील करने के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकती है। राजनीतिक दबाव के बीच चुनाव आयोग भी सतर्क है। विपक्षी दलों की यह यात्रा सरकार और चुनाव आयोग के निर्णय पर सवाल उठाने का अवसर देती है। नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के लिए यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी दल इसे रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं। जनता की प्रक्रिया इस यात्रा पर बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। यदि यह यात्रा जनता के बीच सकारात्मक संदेश फैलाती है तो विपक्षी दलों की स्थिति मजबूत हो सकती है। नीतीश कुमार के लिए यह चुनौती है क्योंकि जनता के बीच विपक्षी दलों की सशक्त उपस्थिति उनकी चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा विपक्षी एकता का प्रतीक बन रहा है और नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती पेश कर रही है। अब देखना यह है कि जनता इस यात्रा को कैसे देखती है और आने वाले चुनावों में इसका असर क्या होगा। बिहार की राजनीति में परिदृश्य अब सबकी नजरें इस यात्रा और इसके प्रभाव पर टिकी हुई हैं और यही तय करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन कितना मजबूत मोर्चा बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव इसके जिम्मेदार होंगे। चिट्ठी में क्या लिखा है, पूजा पाल को आखिर क्यों है अपनी जान का खतरा और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए इसे लेकर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पूजा पाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के कहने से पार्टी की सदस्यता ली और तीसरी बार चुनाव लड़ी, तीसरी बार विधायक बनी। जब मैं विधायक होकर काम करने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे सजा दी जाती है, जिसका परिणाम हमने और पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा जब मेरे पति के हत्यारे और उसके परिवार वालों को दंड मिला। आखिर सपा से क्यों निकाली गई पूजा पाल? समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने हाल ही में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की खुलकर तारीफ की थी। पूजा पाल ने सदन में कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था अब दुरुस्त है। उन्होंने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना की, लेकिन पूजा पाल का ये बयान समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ माना गया। पार्टी ने इसे घोर अनुशासनहीनता करार देते हुए उन्हें 14 अगस्त 2025 को पार्टी से निष्कासित कर दिया। यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे की मैराथन चर्चा के दौरान संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध
और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। वैसे पहले भी पूजा पाल दिखा चुकी है बगावती तेवर। पूजा पाल ने साल 2024 के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये उनकी पहली गलती थी और पार्टी ने उसे सुधरने का मौका दिया। लेकिन पूजा पाल का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि उन्हें योगी की तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि अतीक अहमद और माफिया कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित किया गया। पूजा पाल के इन आरोपों ने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी माहौल पर कई सवाल खड़े कर दिए और यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया। पूजा पाल पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन पार्टी से निष्कासित के बाद पूजा पाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, मैं सभी गरीब और बेसहारा माँ बहनों की आवाज हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवारों के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। जब सही होगा तो सही बोला जाएगा। प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। ना मेरे पास पैसा था, ना गाड़ी था, ना व्यवस्थाएं थी, ना घर में कोई एक आदमी था। मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिस पे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के मैंने शायद अपनी नहीं की, अपने पति की, मुझे तो। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और मेरे प्यारे